नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में मदद करेंगे। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने की कोशिश करेंगे। और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, केडिया का कमोडिटी के एमडी, और साथ ही जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो सबसे पहले लेकिन एक खबर का रुख कर लेते हैं। पल्सेस को लेकर खबर आई है कि फ्री दलहन इंपोर्ट की जो समय सीमा थी, जो मियाद थी, उसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। दलहन कीमतों पर काबू रखने के लिए सरकार ने ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी है। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, इस कदम का कितना फैसला होगा, क्या लग रहा है? देखिए, जब तुअर की फसल आई थी तो हमने सरकार को पहले ही बता दिया था कि जो सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से काफी कम रहने की उम्मीद है, और जो मंडियों में आवक हो रही है और जो सरकार का प्रोक्योरमेंट हुई है, बहुत कम प्रोक्योरमेंट है। उसको देख के सरकार को भी लगा है कि इंडस्ट्री के आंकड़े सही है और तुअर मिल नहीं रही है, जो कि उड़द पहले से ही एमएसपी के ऊपर चल रही थी। तो ये दोनों जिनसे जो है एमएसपी के ऊपर चल रही थी, इसलिए सरकार को इसका इंपोर्ट को बढ़ाने का, इंडस्ट्री को भी लग रहा था कि सरकार जो है उसको वो बढ़ाएगी, लेकिन करीबन एक साल के लिए बढ़ाया है। ये एक जरूर इससे लगता है कि कीमतों में थोड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि जून और जुलाई में अफ्रीका से नई क्रॉप चालू हो जाती है, उसके बाद में फरवरी से बर्मा की भी अगले साल फसल चालू हो जाएगी। और इस साल भी करीबन 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट के लायक अवेलेबल माल तुअर का है, और करीबन 5.5-6 लाख टन उड़द का एक्सपोर्टेबल माल बर्मा में है। और उड़द मुझे लगता है केवल बर्मा से आएगी, तुअर लेकिन बर्मा और अफ्रीकन देशों दोनों से आएगी, क्योंकि भारत सरकार का इन दोनों ही कंट्रीज के साथ एमओयू है। तो मुझे लगता है कि एक प्रेशर बना रहेगा और माल आता रहेगा, तो कीमतों पे नियंत्रण रहेगा। और लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इससे मंदा आएगा। बलदेवा जी, लेकिन अभी अराइवल का टाइम है, ऐसे समय में क्या किसानों को नुकसान नहीं होगा? वक्त सही है क्या? नहीं, हम उसी डिसीजन का स्वागत करते हैं जिसमें किसानों का नुकसान नहीं हो, ट्रेड और मिलर्स और कंज्यूमर का फायदा हो। जैसा कि मैंने बताया कि एमएसपी के लगभग ऊपर या फिर लगभग बराबर भाव में तुअर बिक रही है। तुअर अलग अलग स्टेशनों में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 6100 से 6400 रुपए तुअर बिक रही है, जो कि लगभग एमएसपी के भाव पे है। और उसमें भी माल जो है मिलों को मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो मिल को यदि माल नहीं मिलेगा तो मिलें आगे सप्लाई नहीं कर पाएगी। इसलिए जरूरी था कि इंपोर्ट को खोला जाए ताकि कीमतों का नियंत्रण भी रहे। और चूंकि अब 1 महीना और किसानों की तुअर में आवकें आएगी, उसके बाद आवकें भी नहीं रहेगी, क्योंकि करीबन 1.5 महीना तुअर की आवकों का हो चुका है। और उड़द की तो करीबन 4-5 फसलें आती हैं, मेन फसल आ चुकी है, लेकिन उसका भी आवका का प्रेशर इस साल नहीं रहा है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ओके, यानी कंज्यूमर के हित में फैसला लिया गया है। लग रहा है कि उत्पादन उस तरह के नहीं रहेंगे, इससे दाम काबू में रहे, बेवजह का कि अटकलबाजी ना हो, दाम बहुत ज़्यादा ना हो जाए। शुक्रिया बलदेवा साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों को समझाया पूरे ही दलहन मार्केट का आउटलुक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर गिरावट अब बढ़ गई है। 450 रुपये अप्रैल का वायदा गिर गया है। अगर जून के वायदे पर नजर डालें तो यहाँ भी काफी गिरावट अब आ गई है। केडिया जी, क्या लग रहा है, गोल्ड काफी गिर रहा है और कितनी गिरावट आएगी? क्या शाम तक 51,000 के नीचे भी फिसल सकता है क्या सोना? नमस्कार विश्वमन जी। डेफिनेटली पिछले 2 सेशन की बात करें या शुक्रवार से भी अगर हम बात करें तो हमने देखा है डॉलर इंडेक्स फिर से 99 के करीब आ गया, बॉन्ड बाइंग बढ़ रहा है। वहीं अगर हम यूक्रेन और रशिया की बात करें तो पी स्टॉक बढ़ते हुए दिखाई दे रही, जिस सब के चलते हमने गोल्ड में दबाव बनते हुए देखा। बट ये भी सही है कि पिछले हफ्ते में जो बड़ी तेजी थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी ड्यू था, वही हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट है। नो डाउट ईयर एंड भी है और साथ में जो अप्रैल वायदे की एक्सपायरी जिसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। तो बिल्कुल मुझे लगता है 51,000 का लेवल तोड़ सकता है, टेम्पररी हो सकता है 50,900 तक का लेवल अप्रैल वायदा दिखा दे, बट लॉन्गर टाइम के लिए ये अच्छे लेवल्स रहेंगे बाइंग करने के लिए 51 के नीचे वाले। बट टाइमिंग आज गिरावट है जो 50,900 तक का लेवल दिखा सकता है।
900 नीचे का लेवल दिखा सकता है। जिगर, आपको क्या लगता है, आपको भी लग रहा है कि नीचे और गिरावट आएगी और 51,000 का स्तर आज टूट जाएगा? गुड इवनिंग। सी मुझे लगता है कि नो डाउट थोड़ा प्रेशर है गोल्ड में। पिछले कुछ दिनों से दबाव में ही ट्रेड है। 2 दिन से हमने कैप्टन ओपनिंग देखी है गोल्ड के लिए और ऑलमोस्ट 400 से 500 रुपए की करेक्शन आती हुई देखी है। और ये जो प्रेशर है मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही जो फेड रेट हाइक्स के जो कंसर्न है कि एग्रेसिव रेट हाइक्स हो सकती है, आगे आने वाले मीटिंग्स में ऑलमोस्ट 50 बेसिस पॉइंट्स की भी हाइक हो सकती है। हमने यूएस ट्रेजरीज का जो है लेवल है वो 2.5 के करीब तक आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है। बट बिल्कुल ही इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंट्राडे या शॉर्ट टर्म चार्ट्स के लिए कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है गोल्ड के लिए और एक शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक का एक मोमेंटम आता हुआ देख सकता है। तो यस, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड थोड़ा मुझे लग रहा है कि नेगेटिव रहेगा, बट बिल्कुल ही इवनिंग सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि रिकवरी आ सकती है प्राइसेस में। तो 51,000 कहीं ना कहीं 900 के करीब सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स है या जो इवनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए पुल बैक के लिए बाइंग कर सकते हैं 51,000। वहां 850 के स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। 50,850 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टेकली और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 51,350 से 400 तक के ही लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। यानी राय बिल्कुल अलग नहीं है। केडिया जी को लगता है कि नीचे की तरफ आ सकता है, उन्हीं स्तरों के पास जो केडिया जी का टारगेट है उसी आसपास में आपको यहाँ पर खरीदना है, जो जिगर सलाह दे रहे हैं। चलिए, लेकिन आज पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि ज्वेलरी एक्सपोर्ट बढ़ाने पर हमारा काफ़ी फोकस रहेगा और आने वाले समय में ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए $100 अरब एक्सपोर्ट का लक्ष्य तय किया गया है। आइए उन्होंने क्या कहा, सुन लेते हैं। I'm delighted that in the 400 billion target also you have contributed nearly 10%. And I'm sure, as Colin just mentioned, our effort will be to take that to greater levels. Colin, you spoke about taking the UAE or Dubai exports to double or triple levels. May I venture to suggest that I'm more keen you take your international exports to thrice what you are doing today. And if I may venture to suggest a target for your industry and for the Gem and Jewelry Export Promotion Council to take forward, shall we mutually agree for a $100 billion target? Well, I'm open to negotiations, but you want to go down that path? Let's go for it. Let's go for a $100 billion target worldwide. And then work to see what are the enablers, how we can make it happen, what we in government need to do, how you are going to make this an attractive proposition for people around the world, how you will market to the world that, look, it's good to have gold jewelry, good to have diamonds. ओके, तो ये अपने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का कहना है कि आने वाले समय में ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी बढ़ाने पर फोकस रहने वाला है। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। कई दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं। पवन हिसार से हैं, ये हर दिन सवाल पूछते हैं और केडिया जी को की तलाश रहती है। आज आप केडिया जी हैं शो में। इनका सवाल ये है कि 8 अप्रैल तक कॉटन केक का जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ तक जा सकता है? क्या टारगेट आपको दिख रहा है 8 अप्रैल तक के लिए? देखिए, बिल्कुल जो करंट फंडामेंटल है वो काफी मजबूत है कॉटन के लिए। हमने देखा है इंटरनेशनल में भी, यूएस के अंदर जो कंसर्न्स है टैक्सेस के अंदर, वो भी एक प्राइजेस को अपलिफ्ट किया है और 140 सेंट का लेवल तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बाइंग कंटिन्यू रखी है। इमीडिएट टारगेट तो 44, 400, 500 का ही है, बट आई थिंक मोमेंटम और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो 45,000 का भी लेवल छू सकता है। बट कॉशियस रहिए, वॉलिटिलिटी है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 45,000 का लेवल हम 8 से 10 अप्रैल के बीच में भाव को टच करते हुए देख पाएंगे। चलिए, तो ये व्यू है पवन के लिए कॉटन केक पर। चलिए, अगले दर्शक है संजय यादव है अलवर से। ये जानना चाह रहे हैं केडिया जी की क्या सरसों खरीदने का सही वक्त है? क्या स्टॉक कर सकते हैं सरसों को? क्या सलाह देंगे इनको? देखिए, सरसों में हमने देखा हमारे यहाँ पे बम्पर इस बार सोइंग हुई थी और प्रोडक्शन भी काफी अच्छा इनलाइन आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स नहीं है। बट अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो पूरे ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ी तेजी है, क्योंकि हमने
पाम ऑयल में भी तेजी होते हुए देखा और साथ में रशिया और यूक्रेन के चलते सनफ्लावर में जो कंसर्न्स है वो भी प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। टाइमिंग मुझे लगता है कि अराइवल्स की वजह से मार्केट दबा हुआ जरूर है, बट लेके चलिए, हमें लगता है वापस 8 साढ़े 8 का रेंज हम जून तक देख पाएंगे। ओवरऑल ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स पूरा ही तेजी में रहेगा। ओके, यानी तेजी की उम्मीद है। हो सकता है अराइवल के प्रेशर की वजह से कुछ नरमी जरूर दिखे, लेकिन जून तक लग रहा है केडिया जी को कि यहाँ पर तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एसके इंदौर से हैं, पूरा नाम इन्होंने नहीं भेजा है, सिर्फ एसके भेजा है इंदौर से। नेचुरल गैस इन्होंने 410 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। जिगर क्या सलाह देंगे, क्या ये पोजीशन सही है इनकी, क्या करें? जी हाँ, मुझे लगता है कि इस पोजीशन में बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है। बिल्कुल ही जो इमीडिएट का जो सपोर्ट है वो तकरीबन 408 का है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेचुरल गैस में 402 से 400 के भी लेवल्स आ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 416 का स्टॉप लॉस से ये पोजीशन होल्ड करके चले सेल में। ओके, तो ये सलाह है। अगले दर्शक क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे थे, रेगुलर दर्शक है हमारे। केडिया जी क्या सलाह देंगे क्रिश को कॉपर पर? देखिए, चाइना में जिस ढंग से नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं कोविड का, उसकी वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। नो डाउट सप्लाई साइड कंसर्न्स अभी भी बने हुए जो प्राइसेस को सपोर्ट देगा। तो आज के लिए मुझे लगता है 818 तक का पुल बैक पे अप्रैल वाइजर लेके चलिए। अपसाइड है बट लिमिटेड रहेगा। 826 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके, चलिए अगले दर्शक है किशन है नासिक से। कैस्टर इन्होंने 7,290 रुपए पर खरीदा है। जिगर आप कैस्टर ट्रैक कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे इनको? जी नहीं, मैं एक्चुअली एग्री कमोडिटीज कम ही ट्रैक करता हूँ। केडिया जी क्या सलाह देंगे कैस्टर पर? 7290 की बाइंग है इनकी। देखिए, कैस्टर में हमें लगता है प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में हम देखें तो क्रॉप साइज जिस ढंग से ड्रॉप हुई है वो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। बट इससे पहले हमने देखा था चाइना से डिमांड काफी अच्छी रहने की उम्मीद थी, बट पिछले 2-3 दिनों में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े और शंघाई में भी बताया जा रहा है कि 9 दिन का लॉकडाउन लगा है, ये कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट एक दायरे में है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इनको होल्ड रखना चाहिए। 7150 से 7300 का एक जोन है, बट 12-15 अप्रैल के बाद हमें लगता है थोड़ा अच्छा ब्रेकआउट रहेगा, क्योंकि न्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी कैस्टर ऑयल की भी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इनको बने रहना चाहिए। 7320 का लेवल ब्रीच होने पे 7550 तक का भी लेवल देख जाएंगे, बट अगले 2-3 सेशन मार्केट एक चौपी रेंज में रहेगा। एज ऑफ नाउ बने रहिए, फंडामेंटल काफी मजबूत है। ओके, तो ये भी है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक भी इवन एग्री कमोडिटी पर ही है। महेश है 12 बांकी से, मेंथा के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या 1200 रुपए तक जा सकता है? क्या अच्छी तेजी दिख रही है? प्लांटेशन कम होने की भी खबर आ रही है पानी की दिक्कतों की वजह से। इन खबरों के बीच में क्या केडिया जी आपको उम्मीद है कि 1200 रुपए तक जा सकता है मेंथा ऑयल? देखिए, 1200 की उम्मीद तो जरूर लग रही है, बट साथ में आप ये देखिए एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो हिट करते हुए दिखाई दे रही है। जिस ढंग से रशिया यूक्रेन का कंसर्न है, चाइना का कंसर्न है, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस पे एक दबाव भी रख रहा है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि मेंथा में करंट लेवल पे बाइंग की जा सकती है। 1120-1140 का एक अच्छा रेंज है, वहां तक तो हम देखने मिल सकता है, क्योंकि स्विंग में इस बार भी हम काफी बड़ी ड्रॉप आते हुए देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल लेके चलना चाहिए। चलिए अगले दर्शक हैं महेश है हैदराबाद से। गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे गोल्ड पर इनको जिगर आप? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे अब डाउनसाइड यहाँ से थोड़ी लिमिटेड लग रही है, तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो खरीदारी करके चले। 850 का स्टॉप और 350 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इनको ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखना है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो करंट लेवल्स है, निचले स्तर जो मिल रहे हैं, वो एक एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी है। जो लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यस, डेफिनेटली रेट हाइक्स की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा गोल्ड में, बट मैं कहूंगा कि उनको एवरेजिंग करते हुए गोल्ड में खरीदारी करते हुए चले। एक साथ पूरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट ना करे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में थोड़े थोड़े लेवल्स पर निचले स्तरों पर ऐड करते चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे गोल्ड काफी पॉजिटिव लग रहा है, तो ये लेवल्स खरीदारी के लिए काफी अच्छा मौका रहेगा। यानी इन लेवल्स पे आपको खरीदना चाहिए, ऐसा मानना है जिगर का। चलिए अगले दर्शक हैं मनीषा हैं पलवल से। नेचुरल गैस इन्होंने 417 रुपए 20 पैसे पर शॉर्ट कर रखा है। क्या केडिया जी क्या सलाह देंगे इनको?
देखिए, नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा था कि कोल्डर वेदर के अपडेट्स आए थे जिसकी वजह से प्राइजेस में तेजी जरूर बनी थी, बट कहीं ना कहीं ये एंड ऑफ सीजन चल रहा है जिसकी वजह से हमें लगता है प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इनको शॉर्ट पोजीशन खड़ी रखनी चाहिए। 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। नीचे में 385 तक का लेवल हम इन्वेंट्री डेटा से पहले देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ सवाल भेजा है कि कॉटन के रेट आगे कैसे रहेंगे। केडिया जी, क्या सलाह देंगे? कॉटन के रेट आपको कैसे दिख रहे हैं आगे जाकर? देखिए, कॉटन में जैसे मैंने अभी भी कहा है कि क्रूड में जो तेजी थी उसका भी असर कॉटन पे पड़ता है, बिकॉज मैनमेड फाइबर, पॉलिस्टर ये तेज हो जाते हैं। वहीं वेदर कंडीशन की वजह से यूएस साइड में भी हमने तेजी देखी। डोमेस्टिक में हमने 370 से रिवाइज होते हुए 353, 350 और 340 का क्रॉप बोल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिव ही है। तो मुझे लगता है 12-15 अप्रैल तक मैक्सिमम मुझे एक बार ये फर्स्ट लेग ऑफ तेजी, जो भी लास्ट लेग ऑफ तेजी है, ये देखने मिल सकता है, जो 45,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो जब तक प्राइस 38,500 के ऊपर मेंटेन है, कॉटन को लेके चलिए। ऊपर में हमें लगता है 45,000 तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए, अगले दर्शक है सीदाजी पवार हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या तेल तिलहन में आगे तेजी दिखने वाली है या नरमी आएगी? क्या सलाह देंगे केडिया जी? देखिए, पूरे तेल तिलहन के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो नो डाउट मस्टर्ड के क्रॉप के चलते हमने थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा, बट कहीं पे भी कोई भी फंडामेंटल ऐसे नहीं है जो बैरिश दिखाई दे रहे हैं। जिस ढंग से हमने इंडोनेशिया से भी आते हुए देखा कि प्रोडक्शन तो बढ़ रहे हैं, बट जो कैपिंग की है 30% रिटेन करेंगे, वो भी प्राइजेस के लिए फैक्टर सपोर्टिव कर रहे हैं। तेल के भाव में नो डाउट पिछले 2 दिन में गिरावट जरूर है, बट अभी भी 110 के करीब है, वो भी सपोर्टिव, क्योंकि बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ जाती है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पाम ऑयल, मस्टर्ड और ग्राउंडनट के प्राइस के ऊपर चले गया। तो ये भी एक संकेत है कि हमारे ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल है वो काफी सस्ते। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता क्योंकि बड़ा फॉल है, खास करके सोयाबीन पे अब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पॉलिट्री इंडस्ट्री से डिमांड इंप्रूवमेंट की बातें आ रही है जो कहीं ना कहीं सोयाबीन को भी सपोर्ट करेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जून तक सारे ही ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स जो है वो तेजी में ही रहने हैं। ओके, यानी तेल तिलहन में तेजी की उम्मीद अभी भी बरकरार है, जून तक अच्छी तेजी आगे भी दिख सकती है। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है, उससे पहले चांदी पर एक राय जिगर की ले लेते हैं। चांदी काफी कमजोर हो गई है जिगर, क्या लग रहा है? 67,000 आपको सही लेवल लग रहा है चांदी खरीदने के लिए आज? जी हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में भी मुझे एक शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, तो लगता है कि सिल्वर में भी एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी जरूर बनेगी। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि करंट लेवल्स पे नहीं, एक थोड़ा सा करेक्शन और भी आ सकता है। तकरीबन 66,900, 850 का लेवल है, वो काफी अच्छा लेवल रहेगा चांदी में खरीदारी के लिए। 66,500 करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि 67,600 से 67,800 तक के टारगेट्स दोबारा आते हुए दिख सकते हैं अपसाइड में। चांदी पर केडिया जी आपका व्यू? देखिए, चांदी में हमें लगता है कि प्राइजेस जबरदस्त तेजी में ही है। नो डाउट 60,000 से हमने 72,000 का भी लेवल देखा, थोड़ा पुल बैक है। 65,000 के ऊपर मेंटेन रहती है, तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो 85,000 हमें जून जुलाई में देखने मिल जाएगा, और 90 के आसपास हम ईयर एंड तक देख रहे हैं। बट आज अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा दबाव कंटिन्यू रहेगा, और प्राइजेस के अंदर करीबन अगर हम चांदी की बात करें तो 66,800 तक के लेवल दिखा सकता है। बट कहीं ना कहीं अगले ये वीक के बाद बुधवार बृहस्पतिवार में स्ट्रांग रिकवरी भी रहेगी, तो आज के लिए मंदी कर सकते हैं। ओके, केडिया जी, एक सवाल भी आ गया है राज दिल्ली का, वो उनका सवाल है कि क्या 66,000 तक चांदी आ सकती है क्या? देखिए, जो करंट फंडामेंटल है, नो डाउट वॉलिटिलिटी ज्यादा है चांदी में, जिस दिन से बीटा रहता है, तो मोमेंटम तो है। आई थिंक 1,500 रुपए नहीं देखना चाहिए, बिकॉज कोई भी अगर ट्रिगर आता है तो ज्यादा बड़ी तेजी चांदी में बन सकती है। तो आई थिंक 66,500, 66,800 का जो रेंज मैं बता रहा हूँ उधर भी मिले, लेना चाहिए। डोंट स्टिक के 66,000। हाँ, ऑप्शन के जरिए जरूर किया जा सकता है। अगर आपको 66 पे ही लेना है तो 66,000 का पुट राइट कर दीजिए। पुट राइट करना मतलब होता है तेजी, क्योंकि पुट लेना मतलब मंदी होता है। जब पुट राइट करते हैं तो इसका मतलब आप तेजी करें। तो 66,000 आएगा तो वैसे भी आप डिलीवरी ले सकते हो, और 66 नहीं भी आता है और प्राइसेस यहाँ से भी घूम जाती है तब भी आपका बेनिफिशियल है। तो 66,000 का पुट भी राइट करके कर सकते हैं काम, अदरवाइज लेके चलना चाहिए। अगले दर्शक लोकेश साहू हैं राजस्थान से, इन्होंने सिल्वर बाई कर रखा है 120 kg 69,840 के भाव पर। जिगर, क्या सलाह देंगे इनको, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जिस तरह से बातें हो रही है कि फंडामेंटली सिल्वर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, हमने काफी वॉलेटिलिटी देखी है, बिकॉज वो हाई बीटा
एक काउंटर है, तो मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा पोजीशन है। मैं कहूंगा कि अभी के लिए बने रहे, पोजिशनल बायस सिल्वर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पॉजिटिव है। जरूर इन बिटवीन वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसे रिटेक्स की जो सिनेरियो अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा तो थोड़ा बहुत दबाव आएगा जरूर, बट बीइंग अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर मुझे लगता है कि पोजीशन में बने रहना चाहिए। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर में अगर 72,000 के लेवल्स अगर निकल जाते हैं और प्राइसेस सस्टेन हो गए तो 80,000-85,000 के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल काफी बुलिश हूँ सिल्वर में, बने रहना चाहिए पोजीशन में। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। केडिया जी, आपसे ही सवाल ये जानना पूछ रहे हैं, अनूप सिंह हैं राजस्थान से, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन का 15 दिन का आउटलुक क्या रहेगा, किस तरह के भाव दिखेंगे 15 दिन में? देखिए, जैसे मैं अभी रिसेंटली बताया भी था कि मार्केट में हमारा व्यू था कि 38,500 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है या 130 सेंट का, तब तक मार्केट एक दायरे में रहेंगे। बट हमने अच्छे न्यूज के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ 130 सेंट का लेवल ब्रीच होते हुए देखा, जो टेक्निकली हमें लगता है कि 153 सेंट तक दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 38,500 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है, हमें लगता है 45,000 का लेवल हम 10 से 15 अप्रैल के बीच में देख पाएंगे। वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके सर, पवन हिसार से एक बार फिर से सवाल इन्होंने भेजा है, ये जानना चाह रहे थे कि कॉटन केक का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट जानना चाह रहे हैं, कॉटन केक का। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में हमने पहले भी कहा था प्राइजेस का आउटलुक पॉजिटिव है 3,000 का और 3400 के रेंज में। अब धीरे धीरे प्राइजेस 3300 तक तो पहुंच चुका है। हमें लगता है कि 3320, 3380, 3400 ये काफी इंपॉर्टेंट हर्डल्स है, बट ये भी टूटते हुए दिखाई देंगे ये हफ्ते में। 3400 का लेवल तोड़कर हम 3650 तक का लेवल आराम से देख पाएंगे। तो ओवरऑल कॉटन सीड ऑयल के एक बेस्ट कमोडिटी है, अगले 15 दिन के लिए लेके चलना चाहिए। ओके केडिया जी, आपके ज़बरदस्त फॉलोअर है, लगातार आपसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभी पूजा है रायपुर से, इनके पास 63,000 की बाइंग है चांदी, क्या करें जानना चाह रही हैं आपसे। देखिए, अगर चांदी की बात करें तो हमें लगता है कि चांदी में एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा सा आज के लिए मैं वीकनेस पकड़ के चलता हूं। बाकी मेरा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो चांदी में मुझे लगता है ये साल बेहतरीन रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, जो अपसाइड के अंदर हमें लगता है 85,000 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। दर्शक मनीष कुमार है, ये इनका सवाल है कि क्या गोल्ड 1 लाख हो सकता है 5 साल में? जिगर, क्या आपको लग रहा है 1 लाख रुपए 5 साल में हो जाएगा? देखिए, मैं 1 लाख तक का तो लेवल फिलहाल के लिए नहीं देख रहा हूँ आने वाले 5 सालों में, बिकॉज अभी फंडामेंटल्स इतने जल्दी चेंज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये ट्रैक जरूर रखना होगा फंडामेंटल्स का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 60-65,000 आने वाले कुछ 1 से 2 साल में हम लोग ये लेवल्स आते हुए जरूर से देखेंगे। इन्फ्लेशन कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटीज है, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्ट करेंगे, सेफ हेवन बाइंग जरूर रहेंगे। तो 1 लाख का लेवल काफी दूर है, इमीडिएट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट यस आगे जाते हुए 5 साल में नहीं, बट आगे जाते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से फंडामेंटल्स डेवलप होते रहेंगे वो कहीं ना कहीं एक लेवल्स आते हुए दिखेगा। बट यस, इमीडिएट 5 साल में मैं ये लेवल्स नहीं देख रहा हूँ। ओके, शुक्रिया केडिया जी आपका, जिगर आपका। आज इतने ही सवालों को शामिल कर पाए, कई दर्शकों के सवाल रह गए, लेकिन जरूर कल वापस से आपके सवालों को शामिल करेंगे। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।